Hello students, welcome to the session of social science. We are studying development and today we will be discussing an important aspect of this chapter, which is comparing different nations and state. Now you think about it and tell me, how come some countries are generally called developed and others are called underdeveloped? अब आप कहेंगे कि सर सेशन 1 में हमने देखा था कि कैसे डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, हर पर्सन की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपनी डिजायर्स होती हैं जिनके बेसिस पे वो डेवलपमेंट गोल बनाता है। और इसी हिसाब से हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की थी कि सबके लिए डेवलपमेंट अलग है। तो कैसे ये कंपैरिजन हो रहा है, चलिए इस कंपैरिजन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंपैरिजन की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, फिर चाहे सब्जी लेनी हो या दोस्त बनाने हो, सभी जगह हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन को यूज करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने से हमारे सामने दो एस्पेक्ट आते हैं, विच इज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। अगर आप सपोज कीजिए कार खरीदने जा रहे हैं तो उस कार के सेगमेंट से रिलेटेड आप बहुत सारी कारों को कंपेयर करते हैं, आपको समझ में आता है कि कौन से सिमिलर फीचर्स हैं और कौन से फीचर उसे दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और यही चीज अगर हम अपनी क्लास पे अप्लाई करें तो यू ऑल आर यूनिक इन टर्म्स ऑफ हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता चलता है कि जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट है जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा स्टूडियस हो, और ऐसे ही जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जरूरी नहीं वो फ्रेंडली हो। एंड दैट इज व्हाई द क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन व्हाई वी आर कंपेयरिंग। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्पोर्ट्स टीम सिलेक्ट करनी है तो हम कैसे बच्चों को चूज करेंगे? ऐसे बच्चों को जो हेल्थ और हाइट में अच्छे होंगे, यानी जिसमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के स्किल्स ज्यादा होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हमें एक डिबेट टीम चुननी है तो हम ऐसे बच्चों को चुनेंगे जो डिबेट कर सकते हो, जिनका कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छा हो। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन में क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और यहीं पे सही क्राइटेरिया को चुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम असेस करते हैं ऑल राउंड प्रोग्रेस को, जिसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कंसीडर करना पड़ता है, जैसे स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस, इसके अलावा क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसके अलावा एकेडमिक अचीवमेंट यानी आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए चूज करनी होती हैं। एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन द ट्रेड्स। कौन सा ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी लोगों को अलग अलग समझ में आता है। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है एकेडमिक एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए स्पोर्ट्स का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप किस पर्पस से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे सामने दो चीजें आई, पर्पस और दूसरा आया क्राइटेरिया। ये दोनों ही चीजें हमारे कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए अब समझते हैं कंट्रीज के कंपैरिजन को। जब भी हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो हमारे लिए इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं जो भी कंट्रीज हायर इनकम वाली हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन भी कंट्रीज के अंदर ज्यादा इनकम है ये माना जाता है कि वहां के लोगों के पास ज्यादा एक्सेस है। किस चीज की? अपनी नीड्स और डिजायर को फुलफिल करने की। ठीक वैसे ही अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप अपनी नीड्स और डिजायर को फुलफिल कर पाते हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड पाते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्री की इनकम। ये कंट्री की इनकम क्या होती है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो एक कंट्री में रह रहे जितने भी लोग हैं उन सभी की इनकम को अगर हम जोड़ दें तो वहां से आ जाती है कंट्री की इनकम। तो ये क्या सही तरीका है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने का? नहीं, जरा ध्यान से समझिए। एक कंट्री ए है जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, एक कंट्री बी है जहां की पॉपुलेशन कम है। अगर ऐसे में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि कंट्री ए की जो टोटल इनकम है वो ज्यादा होगी, वहीं कंट्री बी की टोटल इनकम कम होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्राइटेरिया सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज पॉपुलेशन साइजेस में डिफर करती हैं। तो सही तरीका क्या है? और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज इनकम का। तो ये एवरेज इनकम क्या होती है? टोटल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आएगा कि आपके देश में रह रहे प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, यानी एक व्यक्ति की प्रॉपर इनकम कितनी है, और इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम भी है।
और इसी पर कैपिटा इनकम के बेस पे एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, जो कि क्लासिफाई करता है इस रिपोर्ट के जरिए अलग अलग कंट्रीज को बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। अब अगर हम 2019 का डेटा देखें तो 2019 के अकॉर्डिंग जिन भी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर से अबव या इतना था, उन्हें हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में रखा गया। ठीक इसी तरीके से जिन भी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 2,500 यूएस डॉलर या उससे कम रहा, उसे लो इनकम कंट्रीज में गिना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंडिया कहाँ आता है, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। 2019 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम 6,700 यूएस डॉलर था और इसी वजह से इसको लो मिडिल इनकम कंट्री में रखा गया। तो डेवलप कंट्रीज कौन है? डेवलप कंट्रीज वो आती हैं जिनमें हाई इनकम लेवल देखने को मिलता है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। और यहीं से एक क्वेश्चन भी सामने आता है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई मोस्ट ऑफ द रिच कंट्रीज एक्सेप्ट सम इन द मिडल ईस्ट एंड स्मॉलर नेशन कैटेगराइज एज डेवलप? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण, जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती हैं वो अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करती हैं। ये क्या चीज होती है, इसे आसानी से समझाता हूँ। आपके पास पैसा होता है, आप इस पैसे को सिर्फ एक ही जगह रखना चाहते हैं या इसे अलग अलग जगह बांटते हैं। जैसे आप अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेविंग में रख सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, कुछ इक्विटी में डाल सकते हैं, कुछ डेट फंड में डाल सकते हैं और ऐसे ही आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। तो ऐसी जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती हैं वो अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करके रखती हैं। जबकि अगर हम मिडल ईस्टर्न नेशंस की बात करें तो ये हेवीली रिलाय कर रही हैं ऑयल एक्सपोर्ट पे, और जिस दिन ऑयल खत्म हो गया तो इनकी इकोनॉमी को एक मेजर सेटबैक मिलेगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्मॉलर नेशन है, जरूरी नहीं है कि उनके पास हायर इनकम है तो वो डेवलप है, बल्कि कई बार हम देखते हैं कि वो डेवलप तो कहला रही हैं पर उनके पास अभी भी अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की कमी देखने को मिलती है, जैसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस या वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी डेवलप्ड की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ चीजें तो क्लियर हुई हैं, पर आप सोच के देखिए, क्या एवरेज इनकम भी सही तरीका है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां हमने एक कंट्री ए और एक कंट्री बी सपोज कर ली है। हम मान के चलते हैं इन कंट्रीज में 5-5 लोग रहते हैं बस, ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। तो पहली कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ की एवरेज इनकम क्या होगी? एवरेज इनकम का फॉर्मूला याद कीजिए। यहाँ की टोटल इनकम कितनी है? ए कंट्री की टोटल इनकम आ जाती है 50,000। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? 5 लोग रह रहे हैं। तो एवरेज इनकम कितना निकल के आया? 10,000। जबकि अगर हम कंट्री बी की बात करें तो यहाँ की टोटल इनकम भी देख लेते हैं। तो कंट्री बी की टोटल इनकम कितनी है? यहाँ पर भी आप देखेंगे 50,000। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? 5। तो यहाँ का एवरेज कितना आया? अगेन 10,000। तो आप देखेंगे कि दोनों ही कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इनमें से कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे? आप कुछ शरारती बच्चे जरूर कहेंगे कि सर मैं कंट्री बी में रहना पसंद करूंगा, पर अगर आप मुझे 5वां इंसान बनाए तो। ठीक बात है, पर अगर ध्यान से सोचिए इनमें से कौन सी कंट्री ज्यादा बेटर आउटलुक दे रही है। अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सर कंट्री ए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि कंट्री बी में हमें देखने को मिल रही है वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी, यानी बहुत सारे लोग गरीब हैं। जैसा कि हम नीचे की इमेज में भी देख सकते हैं, तो आप देखेंगे पहली इमेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरीवन इज एंजॉयिंग, जबकि दूसरी में आप देखेंगे कि एक अकेला पर्सन मैक्सिमम रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करे बैठा है और बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको कंट्री बी में ही दिखाई दे रही है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि एवरेज का जो तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि एवरेज इनकम कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी को हाइड कर देती है और ये सही तरीका नहीं है डेवलपमेंट को असेस करने का। तो अब हम बात करेंगे अपने टास्क की, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने एवरेज इनकम लेकर आता है 4 फैमिलीज की। इनमें से 3 फैमिलीज का डेटा आपको गिवन है, चौथी फैमिली का कितना इनकम है वो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक किस बेसिस पर कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस क्राइटेरिया में क्या कमी है वो भी आपको बतानी है, अगर है तो उसे एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।